मैं WWF के वेटलैंड सेंटर पे सैंड स्पिट पे मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, हरियाली है, जिसकी वजह से यहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, आबो हवा बहुत अच्छी है। यहाँ पे इस वेटलैंड सेंटर की क्या तफसीलात हैं ये जानने के लिए हम बात करेंगे अब्दुल रहमान साहब से, जो कि इंचार्ज हैं WWF वेटलैंड सेंटर के। सर, ये बताइएगा कि सेंटर के क़याम का मकसद क्या था और यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? ये सेंटर वेटलैंड सेंटर जो कि इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सेंटर है, WWF ग्लोबल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1970s में इमर्ज हुई थी पाकिस्तान में। और ये वेटलैंड सेंटर 1996 में हमने इसकी बुनियाद रखी थी और 2001 में ऑफिशियली इनाग्रेट हुआ था। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ के जो इंडिविजुअल्स हैं हम यहाँ पे उनको इंगेज करें कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस में, और जिसमें स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट और स्पेशली रिसर्चर्स यहाँ पे फ्रीक्वेंटली विज़िट करते हैं। और उसमें बहुत सारी नेचर बेस्ड हम यहाँ पे एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं, जिसमें मैंग्रोव प्लांटेशन है, ग्रीन वर्कशॉप है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव एक इन्वायरमेंटली एजुकेशन बेस्ड एक प्रोग्राम है। उसके साथ साथ थ्योरेटिकली अंडरस्टैंडिंग के बाद हम बच्चों को इसी विसिनिटी में मैंग्रोव प्लांटेशन साइट्स पे मूव करते हैं, जहाँ पे हम बच्चों से मैंग्रोव प्लांट्स की जो सैम्पलिंग्स है वो प्लांट करवाते हैं। और उसके बाद जैसा कि आपने ये यहाँ पे देखा कि मैंग्रोव फॉरेस्ट पर डेंस और बहुत ही खूबसूरत फॉरेस्ट है, तो इस फॉरेस्ट के इनसाइड हम लॉन्ग बूट के साथ बच्चों को ट्रैक करवाते हैं, जिसको बच्चे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और इस ट्रैकिंग का मेन पर्पस ये है कि बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं या रिसर्चर्स जो हैं नेचर लवर स्पेशली, वो ऑब्ज़र्व करें मैंग्रोव की इकोलॉजिकल सर्विसेज, सोशल बेनिफिट्स, तमाम तरह चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए हम उनको इनसाइड ट्रैक पे ले जाते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटीज़ यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाती हैं, उसमें डॉल्फिन साइटिंग है, टर्टल वॉच का भी सीज़न स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम अक्टूबर टू मिड ऑफ जनवरी तक। बच्चों का तो शौक होता है कि आज उन्होंने प्लांटेशन की, कल वो अपना पौधा देख लें, तो उन्हें कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चों में भी बहुत ज़्यादा जोश व खरोश पाया जाता है। और जैसे क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटली इश्यूज रेस हुए हैं, तो इसमें मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है, जिसमें कि बच्चों को एजुकेट किया जाता है। और बच्चे जब यहाँ पे प्लांटेशंस के लिए आते हैं तो अपना प्लांट्स लगाने के बाद अपनी पिक्चर्स लेते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम उस प्लांटेशन साइट पे, उसी एक्यूरेट स्पॉट पे वो उसका GPS भी रिकॉर्ड करते हैं, ताकि जब वो नेक्स्ट ईयर आए तो अपने सैम्पलिंग्स की हाइट को मेजर कर सकें कि कितना प्लांट जो है उसने ग्रो किया है। यूजुअली 3 से 4 साल में मैंग्रोव्स की जो सैम्पलिंग है वो मैच्योर स्टेज पे हो जाती है और उसके बाद वो सीड्स होल्ड करना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही सीड शॉवर होते हैं तो उसमें से अगेन सैम्पलिंग जर्मिनेट होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये बताइएगा ये सैम्पलिंग्स कहाँ से मिलती हैं, किस तरीके से आप लोग ये अरेंज करते हैं? एक तो हमारी लिमिटेड स्टॉक है हमारे पास, जो कि हम एवरी ईयर उसको मेंटेन करते हैं और अपनी वेटलैंड सेंटर की नर्सरी से। लेकिन अगर हमें लार्जर लेवल पे प्लांटेशन ड्राइव करना होती हैं तो उसमें हम अपनी इसी लोकल कम्युनिटी से, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, जिस तरह से इनके मर्द हजरात बहुत ज़्यादा प्लांटेशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, इसी तरह से इनकी ख़वातीन, जिसे हम शीरोज़ कहते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं वाइल्ड नर्सरीज़ को जर्मिनेट करने में। उसके साथ साथ इनका एक मोतियन माला के नाम से एक पूरा नेटवर्क है जो कि इस प्लांटेशन ड्राइव में फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व रहती हैं। ये सैम्पलिंग्स हम उनसे परचेज़ करते हैं, ना कि सिर्फ उनकी ख़वातीन को हम प्लांटेशन ड्राइव में इन्वॉल्व करते हैं, और उसके साथ साथ उनके मर्द हजरात भी हमारे साथ प्लांटेशन ड्राइव में इंगेज रहते हैं, ताकि इससे उनका भी अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो। और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताता चलूँ कि जुलाई और अगस्त जो है, ये जून जुलाई अगस्त जो है, ये फिशरमैन के लिए स्टार्वेशन पीरियड होता है। और लकीली आप देखें कि नेचर ने उनको अल्टरनेट सॉल्यूशन दिया है कि इसी सीज़न में मैंग्रोव में से ये सीड्स होना शुरू हो जाते हैं। तो इस सीज़न में ये सीड्स कलेक्ट करते हैं, अपने घरों के आगे वाइल्ड नर्सरीज डेवलप करते हैं, और जैसे ही वो सैम्पलिंग्स एक सर्टेन एज पे आ जाती है तो वो हमें सैम्पलिंग सेल करते हैं और वो हम डिफरेंट लोकेशंस पे उसको प्लांट करते हैं। तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट ना कि सिर्फ ये स्टार्टिंग में पूरा बैरन लैंड था, ना कि सिर्फ हमने इसको रिहेबिलिटेट किया है, बल्कि बहुत ज़्यादा एरिया हमने इसको कवर किया है, रिस्टोर किया है।
अच्छा, ये बताइएगा कि आप आम लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, किस तरीके से जो मैंग्रोव्स हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, माहौल दोस्त होते हैं, इनकी प्लांटेशन के लिए आप किस तरीके से लोगों को पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले देखिए कि मैंग्रोव के बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल और सोशल बेनिफिट्स हैं, इसकी बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे सर्विसेज हैं। ये इनकी जो ब्रांचेस हैं ये होस्टिंग ग्राउंड्स हैं। ऑलमोस्ट 120 to 150 वैरायटी ऑफ माइग्रेटरी वाटर रेजिडेंट बर्ड्स एंड कोस्टल बर्ड्स की ये होस्टिंग ग्राउंड्स का काम करते हैं। उसके साथ साथ इसकी अगर रूट्स की बात करें तो यहाँ पे श्रिम्प्स, क्रैब्स के ब्रीडिंग ग्राउंड्स पाए जाते हैं और एज़ कम्पेयर टू अर्बन फॉरेस्ट के ये ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेट करने की सलाहियत रखता है। आई थिंक कि जितने भी एक्टिव सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हैं वो माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कोई अपनी अपनी सतह पे एक कलीदी किरदार अदा करने की ज़रूरत है इस मौजूदा माहौल और हालात में। मैंग्रोव के ये जो जंगलात है और जो इनका वॉकिंग ट्रैक है ये एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए भी बहुत अट्रैक्शन रखता है, क्योंकि यहाँ पे वो तमाम चैलेंजेस हैं जो कि किसी भी ट्रैक पे जो है लोगों को देखने को मिलते हैं और लोग उसे एंजॉय करते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैंडस्पिट पे। यहाँ पे मैंग्रोव्स के जंगलात हैं जो कि WWF की काविश है। उन्होंने यहाँ पे प्लांटेशन की, जिसके बाद जो हम देख सकते हैं कि मैंग्रोव्स यहाँ पे बढ़ गए हैं, हरा भरा दिखाई दे रहा है। इस हवाले से कि मज़ीद क्या मालूमात हैं, यहाँ पे कितनी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एनवायरमेंटलिस्ट अल्ताफ़ शेख साहब। सर बताइएगा कि कराची में कितनी स्पीशीज़ हैं मैंग्रोव्स की, और ख़ास तौर पर पहले कितनी थी और अब कितनी है, और इसके लिए मज़ीद क्या जो है आप लोग पेशरफ्त कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया अनम। अभी करंटली पाकिस्तान में मैंग्रोव्स की 4 इकसाम पाई जाती हैं और हिस्टोरिकली पाकिस्तान में 8 स्पीसीज़ पाई जाती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4 स्पीसीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और 4 स्पीसीज़ जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं। और उनके अंदर जो जिस फॉरेस्ट के अंदर अभी आप मौजूद हैं, तो ये जो भी आप फॉरेस्ट देख रही हैं ये बेसिकली इन 4 स्पीसीज़ में से वो स्पीसी है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है और इसका नाम है एविसीना मरीना। और एविसीना मरीना पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसका 96 to 97% एविसीना मरीना है। बाकी 3 स्पीसीज़ हैं जिसमें राइजोफोरा है और तिगाल है। तो ये 2 स्पीसीज़ हैं जिनकी तादाद बहुत कम है। और WWF पाकिस्तान ने 2001 में ये हमने सेंटर कायम किया था, जो हमने अभी आपको विज़िट करवाया। ये वेटलैंड सेंटर हम इसको कहते हैं। और 2001 से आगे तक अभी जो आप देख रही हैं कि जब हम बाहर से आते हैं तो हमारे सेंटर अब नज़र नहीं आता। जब 2001 में हम इसको बना रहे थे तो आपको ये बाहर वाली मेन सड़क से ये हमारा सेंटर नज़र आता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोकल कम्युनिटी को मोबिलाइज़ किया, क्योंकि ज़्यादातर आपने सुना होगा कि जी लोकल कम्युनिटीज़ की इनके ऊपर ईंधन के हवाले से बड़ी डिपेंडेंस होती है। तो वो हर घर जो है तकरीबन अपने ईंधन के लिए इसको काटता था, लेकिन अभी जो है वो इसको काटते नहीं हैं बल्कि इसको कंजर्व करने में बड़ी मदद करते हैं। और इसके अंदर जो सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो किरदार है वो बहुत बड़ा अहम है कि उन्होंने उनके बहुत सारे एफर्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसको बढ़ाने में उन्होंने मदद दी है। अच्छा, ये बताइएगा कि मैंग्रोव्स की माहौल के लिए क्या खिदमात होती हैं, किस तरीके से ये जो है आबी आलूदगी को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है साहिली पट्टी पे है कराची, तो यहाँ पे आए रोज़ जो है सैलाब का, तूफ़ान का भी ख़तरा रहता है, तो उससे कैसे बचाते हैं? और दूसरा ये कि अफजाइश नस्ल जो होती है आबी हयात की, उसके लिए कितने जो ये फ़ायदेमंद है और कितना नुकसान हो रहा है इनकी कटाई से? जी बिल्कुल, ये मैंग्रोव्स की जो एनवायरमेंटल सर्विसेज हैं वो बेतहाशा हैं। और इसके अंदर जो इसका जो सबसे जो बड़ा जो किरदार है वो बेसिकली जो हमारी जो साहिली पट्टी है या जो कराची के जो सिटीजन्स हैं उनको इन मैंग्रोव फॉरेस्ट ने सुनामीज़ और जो नेचुरल डिज़ास्टर हैं, जो मतलब तूफ़ानी लहरें हैं, समंदरी लहरें हैं, उनसे बचाया हुआ है। अगर तो ये मैंग्रोव्स ना होते तो मानसून के अंदर तकरीबन जो समंदर की जो लहरें होती हैं वो 3 से 3.5 मीटर तक जाती हैं। अगर तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट ना होते तो आप यूँ समझें कि कराची सिटी भी ना होता। तो ये इनका आप देखें तो इनका जो रूट सिस्टम है ये इतना मजबूत है और इंट्रिकेट है कि कुदरत ने इसमें ये सलाहियत दी है कि ये एक ऐसे माहौल में पैदा हो रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम होता है।
और सवाल ये पैदा होता है कि जब ऑक्सीजन बहुत कम है तो ये कैसे थ्राइव करते हैं। तो ये इस तरह से थ्राइव करते हैं कि कुदरत ने इस पेड़ को ये मतलब एक सकत दी है कि ये ऑक्सीजन कम के माहौल में अपने आप को ढाल दे। तो ये जो भी नमकियात होती हैं, जो तेज़ाबियत होती हैं माहौल की, वो अपने पत्तों के थ्रू झाड़ देता है और बाकी कुछ नमकियात जो है वो अपने जो बड़े पत्ते होते हैं, इनके जो बूढ़े पत्ते अब कहलाती मतलब कहें तो उसके अंदर ये स्टोर करता है और वो अल्टीमेटली वो बड़े पत्ते झड़ जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट ने ना सिर्फ कराची को या साहिली आबादी को कुदरती तूफ़ानों और जो सुनामी से बचाया हुआ है, बल्कि इन्होंने एक माहौलियाती निज़ाम को मेंटेन करके रखा हुआ है। अब वो आप इस तरह से देखें कि ये जो आप रूट सिस्टम देख रही हैं, ये एक तकरीबन 200 से ज़्यादा मछली के इकसाम की ये ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं। श्रिम्प्स जो आपने झींगे आपने खाए होंगे, उनकी भी ये ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं। और जो तकरीबन कोई 20 के करीब क्रैब जो खेखड़े होते हैं उनके इकसाम होते थे, अभी 10 रह गए हैं, तो उनके भी ये ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं। तो आप देखें कि मतलब ये साहिली कम्युनिटी का जो ज़रिया मुआश है उसको भी इन्होंने इस फॉरेस्ट ने सस्टेन करके रखा हुआ है। और इससे अलावा जो आजकल दुनिया में जो मौसमियाती तब्दीली आपने देखा है कि मतलब किस कदर पाकिस्तान जो है उसे सफ़र कर रहा है। हालांकि हमारा जो ग्रीन हाउस एमिशंस के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान का ना होने के बराबर है, लेकिन हम जो मुतासरीन ममालिक हैं उसमें से हमारा 8वां नंबर है। और उसके अंदर आप देखें कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये सबसे बड़ा जो है वो कार्बन सिक्वेस्टर है, मतलब कार्बन सिक्वेस्ट्रेट करता है, बाकी दरख्तों के निस्बत 10 गुना ज़्यादा करता है। और एक जो है वो हेक्टर जो मैंग्रोव्स का है वो तकरीबन कोई 675 टन्स जो है वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेट करता है। सर ये बताइएगा कि कराची का अगर हम बात करें तो मैंग्रोव्स कितने रकबे पे फैले हुए हैं? ओवरऑल हम देखते हैं तो ग्लोबली जो है इनका कितना एरिया कवर्ड है इनसे और कितना होना चाहिए, आइडियल सिचुएशन क्या होती है, और कराची के बारे में ख़ासतौर पे बताइए कितना रकबा इन्होंने कवर किया हुआ है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर अभी करंटली तकरीबन कोई 2 लाख हेक्टेयर के ऊपर मैंग्रोव मौजूद हैं और उसके में 97% मैंग्रोव जो हैं वो इंडस डेल्टा में हैं। अगर इनकी बाइफर्केशन की बात करें तो कराची के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 900 हेक्टेयर्स के ऊपर मैंग्रोव मौजूद हैं और उसमें से 2 लाख में से 900 यहाँ पर हैं और कोई 7000 हेक्टेयर्स जो हैं वो बलूचिस्तान में हैं। बाकी जो 97% जो मैंग्रोव हैं वो इंडस डेल्टा में मौजूद हैं। और ये पाकिस्तान की अगर हम बात करें ग्लोबली एक बहुत बड़ी सक्सेस है कि पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, WWF और IUCN ने मिलके इंडस डेल्टा के अंदर बहुत तेज़ी के साथ इस फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज़ किया है। मैंग्रोव तेज़ी से कम हो रहे हैं, मुख्तलिफ रीजंस हैं इसके, जो भी वजह है मैंग्रोव बहरहाल कम हो रहे हैं। इसकी वजह से जो हमारे फिशिंग पॉइंट है वो कहाँ तक पीछे जा रहा है, माहीगीरों को कितना आगे डीप सी में जाना पड़ता है, अब आप क्या इस बारे में कोई आपके पास डेटा है? जी, इसके अंदर अभी देखें, जैसे मैंने कहा कि मैंग्रोव की जड़ें जो हैं वो बहुत सारी इकसाम की ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं। इसके अंदर जो श्रिम्प की जो ज़्यादा प्रोडक्शन होती है वो मैंग्रोव की वजह से होती है, तो उसके अंदर बड़ी नुमायाँ कमी आई है। तकरीबन जो कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 40% जो है वो श्रिम्प की प्रोडक्शन में कमी आई है। वैसे अगर आप देखें तो जो 1 हेक्टर जो मैंग्रोव्स का है वो तकरीबन कोई 1000 किलो मछली जो है वो फराहम करता है लोकल फिशरमैन को सालाना के तौर पे। इसी तरह से क्रैब्स हैं, श्रिम्प्स हैं। और उसकी मेन वजह क्या है कि ये क्यों कम हुए हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो फ्रेश वाटर का जो फ्लो है इन मैंग्रोव्स के अंदर वो बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से जो मैंग्रोव्स की जड़ों के अंदर सैलिनिटी बढ़ गई है। तो जो इसमें जो मुख्तलिफ किस्म की अनवा जो बायोडाइवर्सिटी जो भी रहती है वो एक सर्टेन सैलिनिटी के ऊपर सर्वाइव करती है। तो जब सैलिनिटी लेवल उसका बढ़ जाता है तो वो यकीनन या तो मर जाती हैं या वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ये काका पीर से जो है आबादी का नाम है,
4000 के करीब लोग यहाँ पे रहते हैं। ज़्यादातर लोगों का जो पेशा है वो माहीगीरी है, लेकिन जो आलूदगी है उन्होंने उनका कारोबार मुतासर कर दिया है। आप बताइएगा कि किस तरीके से आप देखते हैं कि आलूदगी से आबी हयात मुतासर हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद है और मैं काका पे का रहायशी हूँ। और यहाँ पे पोल्यूशन बढ़ गया है पहले से ज़्यादा। कराची का जितना भी इंटरनेशनल जो कंपनी है वो सारा वेस्ट जो है हमारे यहाँ फेंकते हैं मैंग्रोव्स में, जो जिस वजह से फिशिंग में बहुत इजाफा हुआ है, यानी फ़र्क आया है, वो बहुत कम हो गए हैं। अच्छा, कितने गहरे समंदर में जाना पड़ता है? क्योंकि पहले तो साहिल के करीब ही माहीगीर रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ उजरत कमा लेते थे। अब क्या उतना फ़ायदा रहा है या डीप सी में ही जाना पड़ता है तो शिकार मिलता है? नहीं, अभी काफ़ी फ़र्क हो गया है कि लोग ज़्यादा फिशरमैन जो है वो डीप सी में जाना चाहते हैं ज़्यादातर। जहाँ पे करीब मछली जहाँ होती थी वो अभी कम हो गई है। अच्छा, ये बताएं प्लास्टिक के शॉपर्स किस तरीके से जो है ना मुतासर कर रहे हैं आबी हयात को? क्योंकि आप लोगों का तो रोज़ाना का वास्ता रहता है, तो उससे कितना जो है मछलियों पे फ़र्क आ रहा होता है, कितनी मुतासर हो रही होती हैं? ये है कि प्लास्टिक जितनी भी कराची के जो पोल्यूशन वहाँ फेंकते हैं हमारे सी में, तो यहाँ पे प्लास्टिक की वजह से हमारे टर्टल भी जो डिस्ट्रॉयड होते हैं और जो है मछलियों को बहुत नुकसान पहुँचा है प्लास्टिक से। जी बिल्कुल, ये बता रहे थे किस तरीके से प्लास्टिक बैग सबसे ज़्यादा आबी हयात को मुतासर कर रहे हैं। यहाँ पे हद्दे निगाह तक घर ही घर हैं और वहाँ पे माहीगीर ही माहीगीर हैं, उनके बच्चे अहलो अयाल सब यहाँ हैं और सभी इस आलूदगी से बराह रास्त मुतासर हैं। अच्छा, ये बताइएगा कारोबार कितना मुतासर हुआ है? मछली की अफजाइश कम होती जा रही है, झींगे नहीं मिलते, डीप सी में जाना पड़ता है माहीगीरों को, कितनी परेशानी होती है आपके घर में? वो फिशरी से गंदा पानी आता है ना, तो उससे छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, फिर कैसे बढ़ेंगे? सही। अच्छा, ये बताएं कि क्या क्या चैलेंजेस आप लोग देखते हैं? आपके जो घर के मर्द जाते हैं फील्ड में, क्या क्या परेशानियां देखते हैं और क्या शिकार वैसा होता है जैसा पहले होता था या फ़र्क आया इसमें? 8-10 साल में क्या फ़र्क देख रही हैं? फ़र्क तो बहुत आया है, सारे कारोबार ख़त्म हो गए हैं। ये जो वही गंदगी वाली बात है, सारी गंदगी शहर की यहीं आ जाती है और झींगे ख़त्म, केकड़ा ख़त्म और छोटी मछलियाँ ख़त्म। बहुत नुकसान है सारा हमारे माहीगीरों का। जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है, वो तो यहाँ से तो पिछली तरफ से तो कारोबार ही ख़त्म हो गया। इतने अरसे से आप माहीगीरी कर रहे हैं और क्या फ़र्क देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में शिकार पे कितना फ़र्क आया है? काफ़ी बहुत फ़र्क आया है, कम हो गया, बहुत पहले से बहुत कम हो गया है। 54% रह गया, 12% ख़त्म हो चुका है। कितने कितने दिन जो है आपको जो है रहना पड़ता है डीप सी में, और जो शिकार की हद कितनी आगे बढ़ती जा रही है? कितना आगे जाके अब मछली आपको मिलना शुरू होती है? पहले आपको साहिल से करीब मिलती थी, अब कितना आपको डीप सी में जाना पड़ता है? तकरीबन पहले से 3 मील 4 मील आगे जाके शिकार करना पड़ता है। पहले करीब करते थे, अभी दूर जाना पड़ता है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आलूदा पानी है इसमें हर तरह की बीमारी भी है, तो जो माहीगीर होते हैं उनको स्किन पे कोई रैशेस वगैरह इस तरह की परेशानियां देखनी पड़ती हैं? बहुत परेशानी पर देखनी पड़ती है। शिकार में बहुत फ़र्क है। शॉपर इतना आ गया समुद्र में, पूरा समुद्र शॉपर से भरा हुआ है। जहाँ जाकर नेट लगाते हैं और नेट पूरा शॉपर से भर जाता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ शिकार के दौरान कोई अच्छी नस्ल की मछली हो जो आलूदगी से, किसी शॉपर से, किसी भी चीज़ से मुतासर हो, कि आपने देखा हो कि हमारे इंसानों के फेंके हुए कचरे से मुतासर हो के आपके जाल में आई हो? आ जाती है, जैसे ये रबड़ जो फेंकते हैं नशवर के ऊपर चढ़ने वाले, कई मछलियों को हमने देखा तो रबड़ जो है ना, वो मछली अपने आप को रबड़ में घुसेड़ती है और उसके गले में फंसा हुआ है, उसी वजह से वो जो है ना मर जाती है, कामयाबी उसको नहीं मिलती है। मेरा नाम एजाज़ अहमद है और ये काका पीर का एरिया है। हम लोग सारे फिशरमैन हैं, हमारा रोज़ी रोज़गार जो है वो इसी से है। तो यहाँ पर जितनी शहर की जो आबादी बढ़ रही है जिस हिसाब से, उस हिसाब से वो चीज़ें सारी प्लान नहीं हो रही। एक तो पानी का बड़ा मसला है हमारे पास, दूसरा ये जो आबादी बढ़ रही है इससे जो भी ये केमिकल या इन ट्रीटमेंट पानी जो यहाँ पे छोड़ते हैं वो हमारे इस मैंग्रोव्स में आते हैं, इस क्रीक में आते हैं। इससे तो हमारा रोज़गार ख़त्म हो गया। पहले इसी क्रीकों के अंदर हम झींगा, मछली, केकड़ा वो तकरीबन 2-2.5 घंटे से कर लेते थे तो वो 1 हफ्ते का राशन में आ जाता था। लेकिन अब सुबह से शाम तक हो जाए, फिर रात को भी करें तो एक वक्त का खाना मिलता है हमें। तो इससे बड़ा मसले मसाइल हमारे पास पैदा हो रहे हैं। अच्छा, पहले नेटिंग हो जाती थी, साहिल के करीब से भी मछली आ जाती थी, गुजर बसर हो जाता था। अब क्या डीप सी में जाना पड़ता है? क्या शिकार आपको नहीं लग रहा मछली जो है वो दूर से दूर होती जा रही है साहिल से, क्योंकि इतनी आलूदगी बढ़ गई है? बिल्कुल यही वजह है, आलूदगी की वजह से। ये जो हमारे मैंग्रोव्स हैं, ये क्रीक हैं, ये नर्सरी एरिया है।
इसी के अंदर वो छोटी मछली जो अंडे देती है, बच्चे देती है, यहीं पर पलते हैं बढ़ते हैं। अगर ये हम पूरा गंदा कर देंगे, अभी जैसे हमारे पास क्रिक जो है अंदर, जिसे हम बैक वाटर कहते हैं, तो उसके अंदर कोई आबी हयात नहीं रही, यानी कोई ज़िंदा चीज़ नहीं रही उसके अंदर। तो इस वजह से अब ये हमारा जो ओपन सी है बाहर वाला, तो इसमें भी हमें 6 से 7 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है, तब जाके हम फिशिंग कर सकते हैं, वरना ये एरिया भी ख़त्म हो गया। अगर इस तरह से हुआ तो हमारे इस साइली एरिया के अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके अतराफ़ में लोग किस तरीके से माशी तौर पे मुतासर हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे प्लास्टिक बैग से आप क्या देख रहे हैं कि जो आबी हयात को नुकसानात हो रहे हैं? आपका तो रोज़ाना का डीप सी में जाना आना है, क्या देखते हैं आप आबी हयात को कितना ख़तरा है इस प्लास्टिक के वेस्टेज से? इस प्लास्टिक के वेस्टेज, एक तो प्लास्टिक ख़त्म नहीं होता, दूसरा हमारे पास नेट भी प्लास्टिक के आ गए। तो पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो धागा या रेशम की वजह से करते थे, तो वो एक हफ्ता सुखाना पड़ता था। अब ये जो नेट है ये तो सालों साल इसी तरह से चलता है। और दूसरा जो हम ये प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करते हैं, ये गटरों में फेंकते हैं, नदी नालों से सीधा इसी के अंदर आते हैं। इससे हमारी डॉल्फिन ख़त्म हो चुकी, वेल ख़त्म हो चुका, और टैटल है, टैटल की सिर्फ एक नस्ल बची है, वो भी अब इक्का दुक्का, वरना हमारे पास बहुत सी चीज़ें थी, बहुत सी फिशिंग थी, बहुत सी चीज़ें और जो हमने देखी हैं, वो अब इस नई नस्ल को कुछ नहीं देखने को। अच्छा, नई नस्ल की बात हो रही है, बताएं, इतने तजुर्बेकार लग रहे हैं, पिछले 10 साल में कितना फ़र्क आया है आपके शिकार में, कितनी कमी आई है? मैं तकरीबन इस 20 सालों की मैं बात करूँगा, 20 साल के अंदर जो है वो यहाँ पर कुछ नहीं रहा। अगर दोबारा से हम इसे कर रहे हैं तो फिर भी 20 साल लगेंगे। जो लोग आज से काम स्टार्ट करेंगे उसका नतीजा 20 साल बाद मिलेगा। फैक्ट्रियों, नालों और मेडिकल वेस्ट मिला पानी आबी हयात के लिए तो खतरा है ही, इससे माहीगीरों की जिंदगी भी बराह रास्त मुतासिर होती है। माहीगीरों को आबी आलूदगी से क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हम एक और बस्ती में मौजूद हैं जिसका नाम है रेडी गोल्ड। ये माहीगीरों की कदीम बस्ती समझी जाती है। आबी आलूदगी से यहाँ के माहीगीर भी बुरी तरह मुतासिर हैं। उनके क्या मसाइल हैं, आइए जानते हैं। ये बताएं, आपका नाम क्या है और कितने अरसे से यहाँ पे रहती हैं? मेरा नाम शरीफा है, मैं यहाँ से 30-40 साल तक हम यहाँ पर रह रहे हैं। अच्छा, घर में कितने अफराद हैं और कौन कौन माहीगीरी के शोबे से वाबस्ता है? हमारे सब मर्द हजरात जो है ना, वो सब माहीगीरी का काम करते हैं। काम में कैसा चल रहा है? आलूदगी बहुत बढ़ गई है, कोई फ़र्क आया है? फ़र्क तो बहुत ज़्यादा आया है, खासकर हमारी मैशत पर आलूदगी की वजह से। जितना भी शहर का कचरा, गंद जितना भी है वो सारा समंदर में फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारे रोज़गार को नुकसान हो रहा है। पहले कारोबार कैसा था, अब कितना फ़र्क देखती हैं आप? ना, पहले कारोबार बिल्कुल सही था, क्योंकि आलूदगी कम थी तो रोज़गार भी बहुत ज़्यादा था। आलूदगी की वजह से ये रोज़गार भी कम होता जा रहा है। जी बिल्कुल, आलूदगी की वजह से इनका रोज़गार बराह रास्त मुतासिर हुआ है। यहाँ पे ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं, हर घर की यही कहानी है कि पहले जैसा अब कारोबार नहीं है, क्योंकि समंदर में मछलियाँ ही इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है कि उस तरीके से इनका रोज़गार चले। यहाँ पे हम एक और ख़ातून से बात करेंगे। ये बताइएगा कि आलूदगी बढ़ रही है, यहाँ पे आप देखते हैं कोई टीम आई हो जिसने काम किया हो, या किसी की तरफ से आपको हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नज़र आती है इसको कंट्रोल करने के लिए? बाहर से लोग तो बहुत ज़्यादा आते हैं, पूछ के फिर चले जाते हैं, यहाँ पे कुछ करते नहीं है। हुकूमत की तरफ से कभी देखा है कि आलूदगी कंट्रोल करने के लिए कुछ हुआ हो, समंदर की सफाई मुहिम हुई हो, इस पट्टी पे हुई हो? नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक दिन के लिए आते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, फिर वापसी चले जाते हैं। फिर यहाँ पे दबला मोहल्ले को या रेडी गोट को देखते नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि आपके मर्द हजरात कितने दिन के लिए शिकार पे जाते हैं, और क्या उस तरीके से मुनाफा होता है उनका जैसे पहले होता था, या हालात मजीद बुरे हो गए? हालात मज़ीद बहुत बुरे हो गए हैं, क्योंकि पहले लोगों पैसे बचाते थे, पैसे बचाते नहीं है, कर्जा हो जाता है खुद उनका। अच्छा, कुछ इकसाम बताएं हमारे नाजरीन को मछलियों की जो पहले शिकार में बड़े आराम से मिल जाती थी और अब तकरीबन नापैद ही हो गई हैं कराची की साहिली पट्टी से। वो इस वजह से क्योंकि कंपनियों का, शहरों का जो गंदगी वाला पानी है, कंपनियों का और गंद जो है वो बाहर फेंकते हैं, समंदर में जाता है, तो वहाँ पे जो है पानी बिल्कुल ख़राब हो गया। नज़दीक जहाँ मछलियाँ मिलती थी, और मैंग्रोव के जो जड़ें जो होती थी उसमें पैदावार होती थी मछलियों की, वो उस गंदगी की वजह से वो अब नहीं हो रही है, तो बहुत जो है नुकसान हो रहा है हमारा। तो ये बताइएगा कि समंदर की कंडीशन कैसी है, कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं, और आबी हयात को कितना यहाँ पे नुकसान है?
मेरा नाम नवाज़ है और मेरी 40 साल करीब उम्र है और मेरी पैदाइश यहीं पर हुई है, रेडीगोट दबला बोला में जहाँ हम खड़े हैं। और यहाँ पर समंदर के पानी की जब मुझे समझ आई तो उस वक्त पानी की हालत ये थी कि इस मिट्टी से हम सर के बाल जो है वो धोते थे, मुलायम हो जाते थे बिल्कुल साफ़, और ऐसी मुलायम मिट्टी सफ़ेद होती थी। अभी 25 साल के बाद जो है हम आप पीछे देख रहे हैं समंदर के पानी बिल्कुल काला पानी हो गया है, क्योंकि पूरी कराची का जो है शहर का जो है वो गटर जो है फजला वो समंदर में बहाया जा रहा है। उससे जो है हम यहीं से मछलियाँ पकड़ते थे, बहुत सारी मछलियाँ पकड़ते थे और हर किस्म की मछलियाँ पकड़ते थे। बहुत सारी मछलियाँ जो है यहाँ से जो है वो अब गायब हो गई है, यहाँ से दूर गहरे समंदर में चली गई हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी गंदा है। क्योंकि हम इंसान भी जो है इस पानी में जो है वो अंदर उतरना जो है हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। स्किन के लिए किस तरीके से हार्मफुल है पानी? आप लोग यहाँ पे रोजाना रहते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है इससे? स्किन खराब होती है? दूसरा ये बताइएगा कि पहले कौन कौन सी नायाब जो है मछलियाँ थी जो आराम से आपको यहाँ करीब से मिल जाती थी, अब गहरे समंदर पे जाना पड़ता है? पहले तो हम मीठा पानी हमें नहीं मिलता था यहाँ रेडीगोट में, हम खारे पानी से ही नहाते थे और बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते थे। अब इस वक्त जो है वो पूरी फैक्ट्रियों का, कराची की पूरी फैक्ट्रियों का केमिकल वाला जो गटर है, जो गंदा पानी है वो समंदर में बहाया जाता है। उससे जो है समंदर में हम जब जाते हैं तो ख़ारिश की बीमारियाँ बहुत हो गई हैं, जिससे स्किन जो है हमारी, आप देखेंगे कि हर यहाँ माहीगीर की स्किन जो है वो पूरी डिजीज़ हो गई है। और उसके अलावा बहुत सारी मछलियाँ जो है यहाँ से हम पकड़ते थे, शोडी और अपना फाड़ और बहुत सारी झींगे मछलियाँ, हर किस्म की मछलियाँ पकड़ते थे। वो अब यहाँ से तकरीबन कोई 30 किलोमीटर जो है हमसे दूर चली गई हैं। फिर यहाँ से हमारे लिए और भी महंगाई हो गई है, तेल का ख़र्चा बढ़ गया है और यहाँ की जो है इनकम जो है वो कम हो रही है। तो माहीगीर जो है वो कर्ज़े में डूब रहे हैं। हमारी जो माहीगीरों की जो है वो अभी नस्ल कुशी हो रही है। मैं तो यही कहूँगा कि नस्ल कुशी हो रही है। आज के प्रोग्राम में हमने जाना कि किन वजूहात की बिना पर कराची के साहिल पे आबी आलूदगी बढ़ रही है और माहीगीरों और आबी हयात को बराह रास्त मुतासिर कर रही है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान अनम मशकूर और कैमरामैन साजिद अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।